डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BQ क्लासेज में। अभी तक जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया था और आज हमारा चलेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी बताती हूँ। कल से हम ट्यूशन करवाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ ही क्या चलेंगे, क्वेश्चन आंसर चलेंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल BQ क्लासेज में जाकर प्लेलिस्ट में उन क्वेश्चनों को देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को देख लेना। हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन होंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में आएंगे। तो आज हमारा चलेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। क्या चलेगा? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन होता क्या है? एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन होता क्या है, मतलब एक्सक्रिएशन क्या होता है? तो जो भी सजीव होते हैं उनके शरीर से क्या करना, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, किनको? नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागते हैं? तो जैसे त्वचा हो गई हमारी, त्वचा किसका उत्सर्जन कर रही है? कौन से अपशिष्टों का उत्सर्जन करती है? तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? लवण, जल, यूरिया का उत्सर्जन पसीना ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। किसका? लवण, जल एवं यूरिया का जो उत्सर्जन होता है वो पसीना या जो श्वेत ग्रंथि होती है उनके द्वारा पसीने के रूप में उत्सर्जन किया जाता है। दूसरी बात आती है लीवर। लीवर क्या करता है? जो भी स्टेरॉइड होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जो वर्णक बताए थे मैंने, और स्टेरॉइड होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनका क्या करते हैं? ये मल के रूप में उत्सर्जन करता है। क्या करता है? मल के साथ में क्या कर देता है? इनका उत्सर्जन कर देता है। अब फेफड़े हो गए, फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो अपशिष्ट गैसें होते हैं उनका उत्सर्जन करते हैं। और मुख्य उत्सर्जी अंग आता है हमारी किडनी। तो हमारी जो किडनी या वृक्क होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का मूत्र के रूप में उत्सर्जन करते हैं। क्या काम करते हैं? जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका मूत्र के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन क्या होता है? सजीवों के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना। सजीवों के शरीर से, सजीवों के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना, शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जो भी यह प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं?
उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग मैंने कौन कौन से बताए हैं, जैसे हमारी त्वचा, ये भी क्या करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। कैसे, त्वचा के द्वारा, त्वचा में क्या होता है, पसीना आता है और पसीने के रूप में क्या बाहर निकलता है, कौन से अपशिष्ट बाहर निकलते हैं, लवण जल यूरिया का उत्सर्जन होता है। किसका, लवण जल एवं यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, त्वचा के द्वारा क्या होता है, लवण जल एवं यूरिया का उत्सर्जन पसीना ग्रंथियों के द्वारा पसीने के रूप में होता है। तो त्वचा किसका उत्सर्जन करती है, लवण जल यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन पसीना ग्रंथियों, पसीना ग्रंथियों को क्या कहते हैं, श्वेत ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत ग्रंथि। तो पसीना ग्रंथियों के द्वारा पसीने के रूप में होता है, पसीना ग्रंथियों के द्वारा पसीने के रूप में होता है। तो त्वचा क्या करती है, लवण जल यूरिया का उत्सर्जन श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पसीने के रूप में करती है। श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पसीने के रूप में क्या करते हैं, इनका उत्सर्जन करती है। अब लीवर क्या कार्य करता है हमारा, लीवर भी किसके रूप में होता है, उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार से कार्य करता है ये, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो वर्णक थे, स्टेरॉइड हार्मोन वगैरह था, उनका क्या करता है, मल के साथ उत्सर्जन करता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टेरॉइड हार्मोन का मल के साथ उत्सर्जन, मल के साथ उत्सर्जन करता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो वर्णक थे, स्टेरॉइड हार्मोन का क्या करता है, मल के साथ उत्सर्जन करता है। अब फेफड़े क्या कार्य करते हैं, फेफड़े किसका, गैसों का, किसका, अपशिष्ट गैसों का उत्सर्जन करते हैं। तो तीसरा है फेफड़े, फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं, अपशिष्ट गैसों का। किसका करते हैं, अपशिष्ट गैसों का उत्सर्जन करते हैं, अपशिष्ट गैसों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे अपशिष्ट गैसें कौन कौन सी है, जैसे CO2, N2 आदि जो अपशिष्ट गैसें हैं उनका क्या करते हैं, उत्सर्जन कौन करते हैं, फेफड़े। अब मुख्य अंग आता है हमारा, जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो कौन सा है हमारा, किडनी या वृक्क। कौन सा है, किडनी या वृक्क, या फिर इसे भी क्या कह सकते हैं हम, वाल भी कह सकते हैं। तो मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है और ये क्या काम करता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का मूत्र के रूप में उत्सर्जन करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है। और जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका मूत्र के रूप में उत्सर्जन करता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का
मूत्र के साथ उत्सर्जन करता है, मूत्र के साथ उत्सर्जन करता है। तो सबसे मेन जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, हमारी किडनी। वो क्या है, हमारी किडनी वृक्क है। अब बात आती है, दोबारा से देख लो इसको, उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन होता क्या है। तो उत्सर्जन क्या होता है, सजीवों के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को, किसको, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया होती है, सजीवों के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, जैसे हमारी त्वचा, त्वचा क्या करती है, यह लवण जल एवं यूरिया का उत्सर्जन पसीना ग्रंथियों या फिर श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पसीने के रूप में करती है। तो त्वचा में क्या होता है, लवण जल यूरिया का उत्सर्जन पसीना ग्रंथियों के द्वारा पसीने के रूप में होता है। दूसरा है लीवर। लीवर क्या काम करता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टेरॉइड हार्मोन का क्या करता है, मल के साथ उत्सर्जन करता है, मल के साथ उत्सर्जन करता है। फेफड़े क्या कार्य करते हैं, अपशिष्ट गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे CO2 NO2 जो अपशिष्ट गैसें हैं उनका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा होता है। किडनी क्या कार्य करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का किसके रूप में, मूत्र के साथ में उत्सर्जन करता है, मूत्र के साथ में उत्सर्जन करता है। तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब उत्सर्जी वो अपशिष्ट कौन कौन से हैं, उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ। तो उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, जिन्हें क्या कहते हैं, हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल ये क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। और जो सबसे हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन सा है, अमोनिया है, सबसे हानिकारक, सबसे हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, सबसे हानिकारक, अमोनिया। कौन सा है सबसे हानिकारक, अमोनिया है। अब इनके नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर ही जीवों का वर्गीकरण किया गया है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर क्या किया गया है, जीवों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के आधार पर
जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। तो पहले बांट रहे हैं हम अमोनियोटैलिक, अमोनियोटैलिक। तो अमोनियोटैलिक क्या करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो प्राणी हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, अमोनियोटैलिक कहते हैं। नाम से पता चल रहा है अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी अमोनियोटैलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मछली, प्रोटोजोआ, टेडपोल, झींगा, जो जलीय जीव हैं वो किसका उत्सर्जन कर रहे हैं, अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं। जलीय जीव क्या कर रहे हैं, अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं। और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए किसकी, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्या है, सबसे हानिकारक नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है। इस वजह से क्या होती है, इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले, क्या अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनियोटैलिक, अमोनियोटैलिक कौन होंगे, अमोनियोटैलिक अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो जीव हैं वो क्या कहलाते हैं, अमोनियोटैलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमोनियोटैलिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सीप, झींगा, टैडपोल और जो प्रोटोजोआ है वो क्या आते हैं, वो सब किस में आते हैं, अमोनियोटैलिक में। मछली आदि ये सब किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब अमोनिया के उत्सर्जन के लिए क्या होती है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, अत्यधिक तो अमोनिया के उत्सर्जन के लिए क्या होती है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि यह सबसे हानिकारक नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है। क्या है, यह सबसे हानिकारक नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है। दूसरा है हमारा यूरियोटैलिक। कौन सा है, यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक कौन से जीव होते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे जो स्तनधारी जीव है, मनुष्य है, मेंढक है, ये किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का। किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का। तो दूसरा है यूरियोटैलिक। नाम से स्पष्ट हो रहा है किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। यूरियोटैलिक कहलाते हैं यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी। एग्जाम्पल मेंढक, स्तनधारी जीव, मनुष्य। मेंढक, स्तनधारी जीव, मनुष्य, ये सब किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में करते हैं। किसका,
यूरिया का उत्सर्जन नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में करते हैं। तो मनुष्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। अब है यूरिकोटैलिक। कौन सा? यूरिकोटैलिक, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटैलिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जैसे सरीसृप, पक्षी, कीट पतंगे, ये किस में आते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिकोटैलिक, ये क्या था? यूरियोटैलिक, वो क्या है? यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक कौन से होंगे? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी, क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सरीसृप, कीट पतंगे, जैसे सरीसृप, कीट पतंगे और जो पक्षी होते हैं वो किसका करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कम जल की आवश्यकता होती है। तो यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। कम जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो एक सरीसृप, कीट पतंगे, जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो क्या होता है? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कैसे करेंगे? वो मूत्र और मल क्या होता है उनका एक ही रूप में बाहर निकलता है। मल और मूत्र दोनों क्या करते हैं? वो यूरिक अम्ल के रूप में क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं उनका। जैसे उनमें क्या होती है? जल की आवश्यकता कम होती है। जल की आवश्यकता कम होती है तो वो क्या होता है? उनका जो मूत्र होता है वो कैसा होता है? वो गाढ़ा होता है। मतलब मल मूत्र दोनों क्या होते हैं? वो एक साथ त्याग करते हैं। मल मूत्र अलग अलग त्याग नहीं करते हैं। तो जल की मात्रा क्या होती है? उनको जल की आवश्यकता क्या होती है? उनमें कम होती है। और एक अगला है एमिनोटैलिक। तो कुछ जो जीव होते हैं एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे तारामीन, घोंगा आदि ये क्या करते हैं? एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। मतलब अमोनिया यूरिया के रूप में न करके सीधे ही किसका उत्सर्जन कर रहे हैं? वो एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। तो चौथा कौन सा है? एमिनोटैलिक। तो कुछ जीव अमोनिया यूरिया का उत्सर्जन न करके सीधे ही किसका उत्सर्जन कर रहे हैं? वो एमिनो अम्लों का। सीधे ही किसका कर रहे हैं? एमिनो अम्लों का। तो कुछ जीव एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे मैंने? तारामीन, घोंगा, ये किसका उत्सर्जन करते हैं? सीधे एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। तारामीन, घोंगा आदि। तो उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक
यूरिक अम्ल। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। और जो सबसे हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो कौन सा है? अमोनिया है। सबसे हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? अमोनिया है। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देखें तो अमोनियोटैलिक है। अमोनियोटैलिक है तो वे जीव जो क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। वे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनियोटैलिक कहलाते हैं। जैसे सीप, झींगा, टैडपोल, प्रोटोजोआ, मछली आदि। ये जो जीव होते हैं वो किसका? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ये क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अमोनियोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियोटैलिक कहते हैं। दूसरा कौन सा है? यूरियोटैलिक। दूसरा कौन सा है? यूरियोटैलिक। तो वे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो वे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम यूरियोटैलिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम यूरियोटैलिक कहते हैं। जैसे मेंढक, स्तनधारी जीव, मनुष्य, ये किसका उत्सर्जन करेंगे? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तीसरा है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक तो वे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। जैसे सरीसृप, कीट पतंगे, पक्षी आदि। सरीसृप, कीट पतंगे, पक्षी आदि। और यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम मात्रा जल की आवश्यकता होती है। तो यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। चौथा है एमिनोटैलिक। तो कुछ जीव सीधे किसका उत्सर्जन करते हैं? एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? वो एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे तारामीन, घोंघा आदि। तो ये तो क्या थे? नाइट्रोजनी अपशिष्टों के आधार पर जीवों के प्रकार थे। जीवों के प्रकार थे कौन कौन से? अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, एमिनोटैलिक। अब आती है हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? मानव उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है? ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। अब इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है, उसके निम्न भाग होते हैं। क्या क्या होती है? किडनी होती है, मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है। उसके कौन कौन से भाग होते हैं? किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किडनी के बारे में। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने? किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण
करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किडनी के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी को और किन किन नामों से जान सकते हैं? किडनी को और हमें किन किन नामों से जान सकते हैं? तो किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क भी बोलते हैं। किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। तो किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क, वाल्व, गुर्दा, ये सभी नाम किसके हैं? किडनी के हैं ये सभी। तो किडनी, वृक्क, गुर्दा या वाल्व ये सभी क्या है? एक ही नाम है। तो अब जो हमारी किडनी होती है उसकी स्थिति कहाँ होती है शरीर में? कहाँ स्थित होती है? तो जो हमारी किडनी होती है वो कहाँ स्थित होती है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर, पीछे क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो उसके दोनों ओर यहाँ पर क्या होती है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर होती है किडनी। संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी मीन्स 2। कितनी होती है किडनी? 2 होती है, दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ। तो संख्या कितनी हो गई? 1 जोड़ी। रंग कैसा होता है किडनी का? भूरा चॉकलेटी। कैसा रंग होता है? भूरा चॉकलेटी। और आकार कैसा होता है? सेम के आकार का। जो सेम का बीज होता है उसके आकार का, उसके आकार की क्या होती है? किडनी की संरचना होती है, उसका आकार होता है। और कितनी होती है वो? 4 से 5 इंच तो क्या होती है? किडनी लंबी होती है, और 2 इंच क्या होती है? वो चौड़ी होती है। और वजन की बात करें तो उसका वजन होता है लगभग 150 ग्राम। लगभग 150 ग्राम। जो दोनों किडनी होती हैं उनका वजन कितना होता है? लगभग 150 ग्राम होता है। तो किडनी की क्या देखते हैं हम? स्थिति देखते हैं। क्या देखते हैं हम? स्थिति रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। स्थिति रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती है। संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी। संख्या 1 जोड़ी। 1 जोड़ी कितने होते हैं? 2। रंग कैसा होता है उसका? भूरा चॉकलेटी। भूरा चॉकलेटी। तो जो कलर्ड बुक होती हैं उनमें देखा होगा इनका रंग कैसा होता है? वैसे भूरा चॉकलेटी होता है। कैसा होता है? भूरा चॉकलेटी। आकार कैसा होता है? सेम के आकार का। आकार कैसा होता है? सेम के आकार का। कैसा होता है? सेम के आकार का होता है। और लंबी कितनी होती है? 4 से 5 इंच। और चौड़ी कितनी होती है? 2 इंच। लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 इंच। और चौड़ाई कितनी होती है इसकी? 2 इंच। चौड़ाई कितनी होती है? 2 इंच। आकार कैसा होता है? सेम के बीज के समान होता है। कैसा होता है? सेम के बीज के समान होता है। वजन होता है इसका 150 ग्राम। दोनों का, दोनों जो किडनी होती है उनका वजन कितना होता है? 150 ग्राम। वजन लगभग कितना होता है? 150 ग्राम दोनों का। दोनों का वजन कितना होता है? लगभग 150 ग्राम होता है। अब जो किडनी का जो अध्ययन है, वृक्क का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और जो किडनी की इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं।
किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन या वृक्काणु पाए जाते हैं। तो एक जो किडनी होती है उनमें नेफ्रॉन या वृक्काणुओं की संख्या होती है लगभग 1 मिलियन अर्थात 10 लाख के लगभग होती है। एक किडनी में कितनी होगी, 1 मिलियन होगी। कितनी होगी, 1 मिलियन। तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। किडनी की जो इकाई होती है उसे, इकाई मतलब किससे मिलकर बनी होती है, तो ये किससे मिलकर बनी होती है, वृक्काणु से मिलकर बनी होती है अर्थात नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो इकाई क्या होती है इसकी, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन। वृक्काणु क्या होती है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं। और जो हमारी एक किडनी होती है, जो एक वृक्क या एक किडनी होती है उनमें नेफ्रॉन की संख्या होती है लगभग 10 लाख। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या, एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, लगभग 10 लाख। लगभग 10 लाख अर्थात 1 मिलियन। किसमें होती है, एक किडनी में होती है। किसमें होती है, ये एक किडनी की बात हो रही है, दोनों की बात नहीं हो रही। दोनों में कितनी होगी, लगभग 20 लाख या 2 मिलियन के लगभग हो जाएगी। अब इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य क्या करती है, रुधिर से जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या करती है, ये पृथक करती है। रुधिर से क्या करती है, अशुद्धियों को पृथक करना। तो कार्य क्या है, रुधिर से अशुद्धियों को पृथक करना। रुधिर से अशुद्धियों को पृथक करना, अशुद्धियों को पृथक करना। कार्य क्या होगा इसका, रुधिर से अशुद्धियों को क्या करना, अलग करना। अब जो हमारी दाईं किडनी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है और थोड़े नीचे होती है। दाईं तरफ की किडनी कैसी होगी, छोटी, अर्थात तो जो दायां वृक्क होता है वो छोटा व नीचे होता है, जबकि जो बायां वृक्क होता है वो क्या होता है, बड़ा व थोड़ा सा ऊपर होता है। तो दायां वृक्क, जो दायां वृक्क होगा वो क्या होगा, छोटा होगा और क्या होगा, थोड़े नीचे होगा। कैसा होगा, छोटा एवं नीचे। जबकि जो बायां वृक्क होता है, जो बायां किडनी होती है वो क्या होती है, बड़ा एवं ऊपर। दायां वृक्क छोटा एवं नीचे, बायां वृक्क बड़ा एवं ऊपर होता है। अब जो किडनी होती है उसके चारों तरफ जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। उसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। तो किडनी का आवरण, किडनी का आवरण क्या कहलाता है, पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली चलता है, पेरिटोनियम झिल्ली। फिर से देख लो एक बार इसके बारे में, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो मानव जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसके निम्न भाग होते हैं, कौन कौन से, किडनी, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय होते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम किडनी की। किडनी को और किन नामों से जान सकते हैं, वृक्क, वाल्व, गुर्दा।
किन नामों से जान सकते हैं किडनी को? वृक्क, वाल्व एवं गुर्दा। स्थिति कहाँ होती है, मतलब किडनी होती है वो कहाँ स्थित होती है? तो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। और संख्या कितनी होती है इनकी? एक जोड़ी। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। रंग कैसा होता है इसका? भूरा चॉकलेटी रंग होता है। कैसा होता है? भूरा चॉकलेटी। आकार होता है सेब के आकार का। और इसकी जो लंबाई होती है वो 4 से 5 इंच तो क्या होती है? लंबी। और चौड़ी कितनी होती है? 2 इंच। तो 4 से 5 इंच लंबी व 2 इंच क्या होती है? ये चौड़ी होती है। वजन कितना होता है? तो दोनों जो किडनी है उनका वजन होता है लगभग 150 ग्राम, लगभग 150 ग्राम। किडनी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। याद रखना, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और इसकी इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। अर्थात अनेक जो नेफ्रॉन वृक्काणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किडनी का निर्माण करते हैं। तो किडनी की इकाई क्या कहलाती है? यूनिट होती है उसकी, वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन या वृक्काणु कहलाती है। अब एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10 लाख या 1 मिलियन के लगभग होती है। और कार्य क्या होता है? रुधिर से अशुद्धियों को पृथक करना। इसका कार्य क्या होता है? रुधिर से अशुद्धियों को पृथक करना। किडनी का जो आवरण होता है चारों तरफ, किडनी का जो चारों तरफ बाहर की जो परत होती है, जो आवरण होता है वो क्या कहलाती है? पेरिटोनियम झिल्ली कहलाती है। अब जो दाईं किडनी होती है, जो दायां वृक्क होता है, दायां वाल्व या गुर्दा होता है, वो क्या होता है? छोटा व नीचे होता है। जबकि बायां गुर्दा होता है वो क्या होता है? बड़ा एवं ऊपर होता है। क्या होता है? बड़ा एवं ऊपर होता है। तो हम देख लेते हैं किडनी की संरचना किस प्रकार की होती है। किडनी किस प्रकार की होती है? हमारा जो गुर्दा है, वाल्व है, वो किस प्रकार का होता है? तो किडनी की संरचना देखते हैं हम। मैं एक ही किडनी बना रही हूं, दूसरी क्या होगी? दूसरी तरफ होगी। और चारों तरफ क्या होती है? पेरिटोनियम झिल्ली। क्या निकलती है? इससे मूत्रवाहिनी निकलती है। क्या निकलती है? मूत्रवाहिनी। और दूसरी किडनी भी इधर होगी, सेम इसी के आकार की होगी, उससे क्या निकलेगी? मूत्रवाहिनी निकलेगी। तो मूत्रवाहिनियां कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। और ये जो मूत्रवाहिनी होती है वो आगे किसमें? मूत्राशय में जाकर मिलती है। आगे किसमें? मूत्राशय में जाकर मिलती है। तो इस प्रकार संरचना हो जाएगी। तो पहले मैं एक किडनी की संरचना समझा रही हूँ आपको। सेम वैसे क्या होगी? दूसरी किडनी होगी। सेम वैसी क्या होगी? दूसरी किडनी होगी। तो पहले एक किडनी की संरचना देख लेते हैं। पहले एक किडनी की संरचना देख लेते हैं। तो हमारी किडनी की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये भाग तो कौन सा है? हमारा पेरिटोनियम झिल्ली।
पेरिटोनियम झिल्ली। अभी बताया था ना, किडनी का जो बाहर का जो आवरण होता है वो क्या होता है, पेरिटोनियम झिल्ली। क्या होता है, पेरिटोनियम झिल्ली। और ये क्या है, हमारा परिधीय भाग है। ये क्या है, परिधीय भाग है, जिसे क्या होते हैं, कोर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। क्या है, कोर्टेक्स या वल्कुट। तो ये है परिधीय भाग। कौन सा है, परिधीय भाग। परिधीय भाग कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को क्या कहते हैं, वल्कुट कहते हैं। ये कौन सा है, हमारा परिधीय भाग है। कौन सा है, परिधीय भाग। और ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये जो संरचना दिख रही है वो क्या है, वर्टिनी के स्तंभ है। जो उभारनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, वर्टिनी के स्तंभ। तो ये क्या है, वर्टिनी के स्तंभ। जो ये उभारनुमा संरचना है वो क्या है, वर्टिनी के स्तंभ है। और जो ये जिन्होंने इनको जोड़ रखा है वो संरचना क्या है, मेडुला या मध्य भाग। क्या है, मेडुला, मध्यांश या मध्य भाग। मध्य भाग, ये क्या है, मध्य भाग है। ये क्या है, मध्य भाग है। अब ये मेन चीज यहां पे आती है, ये क्या है, रीनल पेल्विस। ये क्या है, रीनल पेल्विस। क्या है, रीनल पेल्विस। और ये जो छिद्र है, ये जो छिद्र है वो क्या है, हाइलम है। वो क्या है, हाइलम। हाइलम। तो जो मूत्रवाहिनी जहां से जुड़ रही है वो क्या है, रीनल पेल्विस। और कौन से छिद्र के द्वारा, हाइलम। तो ये जो छिद्र है जहां से मूत्रवाहिनी निकल रही है वो क्या है, हाइलम है। क्या है, वो हाइलम है। और ये क्या है, मूत्रवाहिनी। ये क्या है, मूत्रवाहिनी। क्या है, मूत्रवाहिनी जो आगे जाकर किसमें खुलेगी, मूत्राशय में खुलती है। आगे किसमें खुलेगी, मूत्राशय में खुलती है। तो जो हमारी किडनी होती है, तो वृक्क की जो मध्य सतह पर पाए जाने वाला छिद्र है वो क्या है, हाइलम। वृक्क की मध्य सतह पर पाए जाने वाला छिद्र, यही समझा देती हूं, वृक्क की मध्य सतह पर पाए जाने वाला छिद्र। पाए जाने वाला छिद्र क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइलम। जो किडनी की मध्य सतह होती है उस पर पाए जाने वाला छिद्र, मध्य सतह पर पाए जाने वाला छिद्र क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। तो मूत्रवाहिनी हाइलम भाग से निकलती है। जो हमारी ये मूत्रवाहिनी है वो कौन से भाग से निकल रही है, हाइलम भाग से निकलती है। तो मूत्रवाहिनी हाइलम भाग से निकलती है। मूत्रवाहिनी हाइलम भाग से निकलती है। मूत्रवाहिनी हाइलम भाग से निकलती है। किससे निकलती है, हाइलम भाग से निकलती है। तो ये हो गई हमारी किडनी की संरचना। ये क्या होगी, हमारी किडनी की संरचना। दूसरा भाग कौन सा था मानव उत्सर्जित तंत्र में, मूत्रवाहिनी। कौन सा था, मूत्रवाहिनी। पहला क्या था, किडनी था। पहला कौन सा था, किडनी था। दूसरा कौन सा था, मूत्रवाहिनी। दूसरा कौन सा था, मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी क्या होती है, उनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी अर्थात दो। क्या होंगी, दो किडनी। एक किडनी इधर भी तो होगी, दाईं और बाईं।
और यहाँ से भी क्या निकलेगी, मूत्र वाहिनी निकलेगी। तो मूत्र वाहिनी की संख्या कितनी हो गई, एक जोड़ी। कितनी हो गई, एक जोड़ी अर्थात 2। और मूत्र वाहिनी में क्या होता है, जो मूत्र होता है रीनल पेल्विस द्वारा प्रवेश करता है। मूत्र वाहिनी में जो मूत्र होता है वो किसके द्वारा, इस रीनल पेल्विस यहां से प्रवेश करता है। यहां से किसके माध्यम से, रीनल पेल्विस के द्वारा प्रवेश करता है। तो मूत्र वाहिनी की संख्या कितनी हो गई, एक जोड़ी। कितनी हो गई, एक जोड़ी अर्थात 2। मूत्र वाहिनी में जो मूत्र होता है, मूत्र वाहिनी में मूत्र किसके द्वारा, रीनल पेल्विस के द्वारा प्रवेश करता है। रीनल पेल्विस के द्वारा प्रवेश करता है। रीनल पेल्विस के द्वारा प्रवेश करता है। किसके द्वारा, रीनल पेल्विस के द्वारा प्रवेश करता है। और कार्य क्या होता है मूत्र वाहिनी का, तो मूत्र वाहिनी का कार्य होता है किडनी में जो निर्मित मूत्र होता है उसको मूत्राशय में एकत्रित करना। किडनी है ये, इसमें क्या हो गया, जो मूत्र उत्सर्जित होता है, किडनी में जो मूत्र का निर्माण हो गया, ये जो किडनी है उसमें मूत्र का निर्माण हो गया, उसको क्या करती है, मूत्राशय में एकत्रित करती है। इधर से भी एक वाहिनी आएगी, ये क्या बन जाता है, हमारा मूत्राशय बन जाता है। तो मूत्र को क्या करती है, ये मूत्राशय में एकत्रित करती है। तो इसका कार्य क्या हो गया, किडनी में निर्मित मूत्र को, किडनी में निर्मित मूत्र को मूत्राशय में एकत्रित करना। मूत्राशय में एकत्रित करना, किडनी में निर्मित मूत्र को मूत्राशय में एकत्रित करना। अब तीसरा पार्ट कौन सा था उत्सर्जन तंत्र में, मानव उत्सर्जन तंत्र का तीसरा पार्ट कौन सा था, मूत्राशय। पहला किडनी, दूसरा मूत्र वाहिनी, तीसरा कौन सा था, मूत्राशय। तो मूत्राशय क्या होता है, पेशीय अंग होता है। क्या होता है, ये पेशियों से निर्मित अंग होता है जो तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में कार्य करता है। किसके कार्य में कंट्रोल में रहता है, वो तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में रहता है। और क्या करता है, अस्थायी रूप से मूत्र का संग्रहण करता है। मतलब स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से मूत्र का क्या करता है, संग्रहण करता है। उसके बाद में क्या होता है, मूत्र को क्या कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। लेकिन किसके कंट्रोल में, तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में। और एक जो व्यक्ति होता है वो कितना, 1.5 से 2 लीटर, जो मूत्राशय होता है वो कितना मूत्र एकत्रित कर सकता है, 1.5 से 2 लीटर। 1.5 से 2 लीटर। तो यह क्या होता है, एक पेशीय अंग है। यह एक पेशीय अंग है जो तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में कार्य करता है। तंत्र के कंट्रोल में कार्य करता है। और क्या करता है, अस्थायी रूप से मूत्र का संग्रह करता है। कार्य क्या है इसका, अस्थायी रूप से मूत्र का संग्रह करना। अस्थायी रूप से मूत्र का संग्रह करना। मूत्र का संग्रह करना। और मूत्राशय में कितना मूत्र संग्रहित रह सकता है, स्टोर रह सकता है, 1.5 से 2 लीटर। कितना मूत्र संग्रहित करता है, 1.5 से 2 लीटर मूत्र संग्रहित करता है। मूत्र संग्रहित करता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के 3 भाग थे, किडनी, मूत्र वाहिनी और मूत्राशय। किडनी के बारे में हमने बेसिक चीजें पढ़ ली थी। यह है इसकी स्ट्रक्चर। ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर।
बाहर कौन सा है, पेरिटोनियम झिल्ली है, और उसके बाद में क्या है, परिधीय भाग है, उसके बाद में कौन सा है, परिधीय भाग है, और जो ये उभारनुमा संरचना है उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिनी के स्तंभ कहते हैं, और ये जोड़ी हुई है इसे क्या कहते हैं, मेडुला या मध्य भाग कहते हैं। और जो मूत्र वाहिनी का उद्गम स्थल है वो क्या है, रीनल पेल्विस, क्या है, रीनल पेल्विस है, और जो ये छिद्र है वो क्या है, हाइलम है। कहाँ पाया जा रहा है, वृक्क की मध्य सतह पर पाए जाने वाला, वृक्क की यानी किडनी की मध्य सतह पर पाए जाने वाला छिद्र क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। और इस हाइलम वाले भाग से क्या निकलती है, मूत्र वाहिनी निकलती है। हाइलम वाले भाग से क्या करती है, मूत्र वाहिनी निकलती है। मूत्र वाहिनी देखें तो संख्या कितनी होती है इसकी, एक जोड़ी होती है, और मूत्र वाहिनी में मूत्र रीनल पेल्विस के द्वारा प्रवेश करता है। मूत्र वाहिनी में मूत्र रीनल पेल्विस, इसके द्वारा, किसके द्वारा, रीनल पेल्विस के द्वारा मूत्र क्या होता है, इसमें प्रवेश करता है। और कार्य क्या होता है इसका, किडनी में निर्मित मूत्र को मूत्राशय में एकत्रित करना। जो इस किडनी में मूत्र का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा, इस मूत्र वाहिनी के द्वारा कहाँ, मूत्राशय में एकत्रित किया जाता है। मूत्राशय क्या होता है, यह एक पेशीय अंग है जो तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में कार्य करता है, अर्थात इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। किसका होता है, तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल होता है। और क्या होता है, अस्थायी रूप से क्या करता है, मूत्र का संग्रह करता है। अस्थायी रूप से क्या करता है, मूत्र का संग्रह करता है। और मूत्राशय में कितना, लगभग 1.5 से 2 लीटर मूत्र संग्रहित हो सकता है। कितना, 1.5 से 2 लीटर मूत्र संग्रहित हो सकता है। तो ये क्या थी, मानव उत्सर्जन तंत्र था जिसमें किडनी, मूत्र वाहिनी और मूत्राशय थे। तो कल पढ़ेंगे हम नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, जो किडनी की जो इकाई थी वृक्काणु, उसके बारे में पढ़ेंगे कल। तो कल शायद ये टॉपिक कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, तो कल ये टॉपिक शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज ऐसे देखते रहना, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।